तो आज का हमारा विषय कुछ ऐसा है जिसके बारे में सोचा तो बहुत जाता है पर शायद ही कोई इसे ठीक से समझ पाता है। महिलाओं में आकर्षण असल में काम कैसे करता है। और हम यहाँ सिर्फ वो पहली मुलाकात वाली बात नहीं कर रहे। हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों कुछ रिश्ते मतलब अच्छी शुरुआत के बाद भी अचानक ठंडे पड़ जाते हैं। बिल्कुल, वो वाली सिचुएशन जहाँ एक हफ्ते तक सब कुछ एकदम परफेक्ट लगता है। हाँ। और अगले हफ्ते अचानक से मैसेज का जवाब आना बंद और लोग सोचते रह जाते हैं कि भाई हुआ क्या, गलती कहाँ हुई। तो आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे, जिससे विश्लेषण में शारीरिक आकर्षण या फिजिकल अट्रैक्शन कहा गया है। लेकिन इससे पहले कि कोई सोचे कि ये सिर्फ लुक्स के बारे में है, हमें यहीं रुकना होगा। हाँ, ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। विश्लेषण साफ कहता है कि ये चेहरे की बनावट से कहीं ज्यादा इस बात पर निर्भर करता है कि कोई व्यक्ति खुद को कैरी कैसे करता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, राइट। उसका अंदाज, बात करने का तरीका, आंखों में आत्मविश्वास है या घबराहट, ये सब चीजें। एग्जैक्टली। जैसे कोई कमरे में दाखिल होता है तो वो अपने साथ एक माहौल लेकर आता है। क्या वो सीधा खड़ा है, आंखें मिलाकर बात कर रहा है, या थोड़ा नर्वस है। बिल्कुल, ये छोटी छोटी चीजें मिलकर शारीरिक आकर्षण की नींव रखती हैं, ना कि सिर्फ जेनेटिक्स। और यहीं से हम दूसरे और शायद उससे भी ज्यादा दिलचस्प चरण पर आते हैं, जिसे मेनिन ऊर्जावान आकर्षण कहते हैं, एनर्जेटिक अट्रैक्शन। ये थोड़ा सटल है ना? हाँ, ये वो चीज है जो महसूस की जाती है, देखी नहीं जाती। ये इस बारे में है कि एक व्यक्ति अपने अंदर कैसा महसूस कर रहा है, अंदर से। हाँ, क्या वो शांत है या अंदर ही अंदर एक तूफान चल रहा है। अब बाहर से कितना भी मुस्कुराने की कोशिश कर लें, आपकी अंदरूनी एनर्जी, आपकी वाइब वो सच बता देती है। ये मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगता है। मतलब अगर कोई बाहर से कूल दिखने की कोशिश कर रहा है लेकिन अंदर से एंग्शियस है, तो वो महसूस हो जाएगा। बिल्कुल, विश्लेषण में मिरर न्यूरॉन्स का जिक्र है। मिरर न्यूरॉन्स? हाँ, इसे ऐसे समझिए कि जैसे आप किसी को जम्हाई लेते देखते हैं तो आपको भी आ जाती है। सही। ठीक वैसे ही हमारा नर्वस सिस्टम दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को अनजाने में कॉपी कर लेता है। अगर कोई अंदर से घबराया हुआ है तो ये न्यूरॉन्स उस घबराहट के सिग्नल पकड़ लेते हैं, भले ही वो चेहरे पर मुस्कान रखे। हाँ बिल्कुल, ये एक तरह का इमोशनल वाईफाई है जो हमेशा ऑन रहता है। वाह, इमोशनल वाईफाई, क्या बढ़िया तरीका है इसे समझाने का। तो अगर किसी का सिग्नल स्टेबल नहीं है तो कनेक्शन शुरू होने से पहले ही टूट जाएगा। प्रिसाइसली। अगर पुरुष का नर्वस सिस्टम चिंता में है तो महिला का नर्वस सिस्टम भी उस चिंता को महसूस करेगा और आकर्षण की बुनियाद वहीं पर कमजोर पड़ जाती है। ये तो हुई पहली मुलाकात की बात, लेकिन असली फिल्टर तो, जैसा कि विश्लेषण कहता है, अब शुरू होता है। ज्यादातर रिश्ते इन शुरुआती 2 चरणों में नहीं टूटते। सही कहा, पहले 2 चरण तो बस एंट्री टिकट हैं, असली खेल तो इसके बाद शुरू होता है। तीसरा चरण है अनुकूलता की जांच, कंपैटिबिलिटी स्कैनिंग। ओके। एक बार जब शुरुआती आकर्षण बन जाता है तो महिला का दिमाग एक स्कैनर की तरह काम करना शुरू कर देता है। वो ये देखने लगती है कि क्या ये व्यक्ति मेरी जिंदगी की बड़ी तस्वीर में फिट बैठता है। और इस स्कैनिंग में क्या-क्या चीजें चेक होती हैं? बहुत कुछ, जैसे क्या हमारे जीवन के लक्ष्य एक ही दिशा में हैं, क्या हमारे मूल्य और विश्वास टकराते तो नहीं। उदाहरण के लिए, जैसे अगर एक व्यक्ति को घूमना फिरना बहुत पसंद है और दूसरा घर पे रहना पसंद करता है, या वो ये भी देखती है कि वो व्यक्ति दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करता है। हाँ, वो मशहूर वेटर टेस्ट। बिल्कुल, कि अगर कोई वेटर या कैब ड्राइवर से ठीक से बात नहीं कर सकता तो ये उसके असली चरित्र के बारे में बहुत कुछ बताता है। एग्जैक्टली। ये सब अनुकूलता की जांच का हिस्सा है। क्या वो अपने परिवार के बारे में सम्मान से बात करता है, क्या उसके दोस्त अच्छे लोग हैं। ये सब छोटे छोटे डेटा पॉइंट्स हैं जो एक बड़ी तस्वीर बनाते हैं। लेकिन मेनन के विश्लेषण के हिसाब से जो सबसे बड़ा और निर्णायक फिल्टर है, जहां सबसे ज्यादा पुरुष फेल होते हैं, वो है चौथा चरण। और वो है सुरक्षा, सेफ्टी। 1 मिनट, सुरक्षा शब्द सुनते ही दिमाग में तो फिजिकल सेफ्टी आती है, पर क्या आज के दौर में ये इतना बड़ा फैक्टर है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी। और विश्लेषण भी यही कहता है कि ज्यादातर लोग इस शब्द का मतलब गलत समझते हैं। अच्छा? यहाँ शारीरिक सुरक्षा की बात हो ही नहीं रही, या अगर हो भी रही है तो वो बहुत छोटा हिस्सा है। मैंने इसे 3 हिस्सों में तोड़ दिए। तो वो 3 हिस्से क्या हैं? पहला है भावनात्मक सुरक्षा, इमोशनल सेफ्टी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है क्या वो व्यक्ति अपनी भावनाओं को लेकर स्थिर है, या उसका मूड स्टैंडिंग ऊपर नीचे होता रहता है। क्या वो छोटी छोटी बातों पर असुरक्षित हो जाता है। जैसे?
मान लीजिए महिला अपने दोस्तों के साथ बाहर जाती है, क्या वो व्यक्ति उसे स्पेस देता है और भरोसा करता है, या वो लगातार मैसेज करके पूछता रहता है कि कहाँ हो, किसके साथ हो? ये लगातार की चेकिंग। हाँ, ये असुरक्षा की निशानी है। एक भावनात्मक रूप से सुरक्षित पुरुष अपनी पार्टनर को स्पेस देता है क्योंकि उसे खुद पर और रिश्ते पर भरोसा होता है। बिल्कुल सही। और दूसरा पॉइंट? दूसरा है जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या वो अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेता है या हर चीज के लिए दूसरों को दोष देता है? मेनन कहती हैं कि एक लापरवाह पुरुष जो अपनी जिंदगी को लेकर गंभीर नहीं है, वो बहुत ही अनाकर्षक होता है। ये मैन चाइल्ड वाली एनर्जी किसी को भी दूर कर देगी। और फिर आता है तीसरा और शायद सबसे विवादास्पद पहलू, वित्तीय सुरक्षा, फाइनेंशियल सेफ्टी। हाँ, ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पर कई लोग असहमत हो सकते हैं। क्या ये थोड़ा पुराना विचार नहीं है कि पुरुष को प्रोवाइडर होना चाहिए, खासकर आज जब महिलाएं खुद आर्थिक रूप से मजबूत है? आपका सवाल बिल्कुल जायज है और विश्लेषण इस पर एक बहुत ही न्यूआंस्ड नजरिया पेश करता है। वो क्या? वो कहते हैं कि ये सोने की खदान खोजने के बारे में नहीं है। आज की महिला को किसी पुरुष के पैसों की जरूरत नहीं है। तो फिर? लेकिन वो एक ऐसे पार्टनर की तलाश में है जो एक जिम्मेदारी ना हो, बोझ ना हो। मतलब बात अमीर होने की नहीं है बल्कि स्थिर होने की है। एग्जैक्टली। सवाल यह है कि क्या उस व्यक्ति के पास अपनी जिंदगी को लेके कोई प्लान है? क्या वो मेहनत करता है? क्या वो अपने बिल खुद भर सकता है? अच्छा। विश्लेषण में महिला के बायोलॉजिकल क्लॉक का भी जिक्र है। अगर कोई महिला भविष्य में परिवार बनाने के बारे में सोचती है तो वो स्वाभाविक रूप से एक ऐसे पार्टनर को चुनेगी जो स्थिर हो, जिसके साथ मिलकर एक सुरक्षित भविष्य बनाया जा सके। ये गहरी वृत्ति है। तो ये प्रोवाइडर होने से ज्यादा पार्टनर होने के बारे में है, कोई ऐसा जिसके साथ मिलकर एक टीम बनाई जा सके। आपने इसे बिल्कुल सही शब्दों में कहा। और अगर कोई पुरुष इन सभी पैमानों पर खरा उतरता है, तब जाकर कहानी 5वें चरण पर पहुंचती है। तो मान लीजिए कोई इन मुश्किल पड़ावों को पार कर लेता है, इसके बाद क्या होता है? इसके बाद आती है वो मंजिल जिसे ज्यादातर लोग पहला पड़ाव समझ लेते हैं, दीवानगी या मोह, इन्फैचुएशन। ओह। विश्लेषण ये साफ करता है कि ये शुरुआत नहीं बल्कि नतीजा है। ये वो पॉइंट है जब एक महिला उस व्यक्ति के साथ अपने भविष्य की तस्वीर बुनना शुरू करती है। शादी, बच्चे, साथ में जिंदगी कैसी दिखेगी, वो सब। हाँ, और ये अपने आप होता है। इसे जबरदस्ती नहीं करवाया जा सकता। ये तो बहुत बड़ा आहा मोमेंट है। लोग सोचते हैं कि दीवानगी से रिश्ता शुरू होता है, जबकि असल में ये चौथे चरण के बाद का इनाम है। और यहीं पर एक और बड़ा ट्विस्ट है। वो क्या है? विश्लेषण बताता है कि पुरुष और महिलाएं इन चरणों से बिल्कुल अलग-अलग क्रम में गुजरते हैं, और शायद सारी गलतफहमियों की जड़ यही है। अच्छा, वो कैसे? पुरुष अक्सर पहले चरण यानी आकर्षण से सीधे 5वां चरण दीवानगी पर कूद जाते हैं। मतलब? उन्हें कोई पसंद आता है और वो तुरंत उसके साथ भविष्य के सपने देखने लगते हैं। सुरक्षा और अनुकूलता जैसे फिल्टर वो बाद में लगाते हैं। जबकि महिलाएं आकर्षण महसूस करते हुए ही साथ साथ अनुकूलता और सुरक्षा की स्कैनिंग कर रही होती हैं। ओ, तो ये पैरेलल चलता है। हाँ, यही वजह है कि अक्सर एक पुरुष को लगता है कि सब कुछ तो बढ़िया चल रहा था और फिर अचानक महिला पीछे हट जाती है। वो इसलिए क्योंकि उसे अपनी स्कैनिंग में कोई रेड फ्लैग दिख गया था, जबकि पुरुष अभी भी पहले चरण के नशे में था। ये तो एक दुष्चक्र जैसा लग रहा है। मतलब अगर किसी का कोर बिलीफ ये है कि वो प्यार के काबिल नहीं, तो वो तो हमेशा गलत इंसान ही चुनेगा, या फिर सही इंसान को भी दूर कर देगा। तो फिर इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता भी है? लेकिन इसका हल उतना सीधा नहीं है। मेनन के अनुसार असली वजह सतही नहीं है, ये किसी के गहरे आंतरिक पैटर्न और नर्वस सिस्टम में छुपी है। जब एक महिला थोड़ा स्पेस लेती है तो कम आत्मसम्मान वाला पुरुष घबरा जाता है। वो और ज्यादा पीछा करने लगता है, ज्यादा मैसेज भेजता है, और यही नीदी व्यवहार उसे और दूर कर देता है। और मुझे लगता है कि कई सुनने वाले इस पैटर्न से रिलेट कर पाएंगे। वो एहसास जब आपको लगता है कि कुछ गलत हो रहा है और आप उसे ठीक करने की जितनी कोशिश करते हैं, वो उतना ही बिगड़ता जाता है। बिल्कुल। विश्लेषण ये भी कहता है कि हम अनजाने में उन्हीं लोगों की ओर आकर्षित होते हैं जो हमारे बारे में हमारी आंतरिक मान्यताओं की पुष्टि करते हैं। मतलब अगर किसी को अंदर से लगता है कि मैं प्यार के काबिल नहीं हूं, तो वो अवचेतन रूप से ऐसे ही रिश्ते बनाएगा जो इस बात को सच साबित करें। तो इसका समाधान क्या है? सिर्फ जानकारी से तो कुछ नहीं होगा। यही सबसे जरूरी बात है। समाधान सिर्फ बौद्धिक समझ नहीं है। मतलब कॉन्शियसली हमें पता है कि प्रॉब्लम क्या है, ये हमारे दिमाग का सिर्फ 5% हिस्सा है। और बाकी 95% वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, जो ऑटो पायलट पर पुराने पैटर्न्स ही चलाता रहता है। जैसे एक
कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम। तो फिर ओएस को कैसे अपग्रेड किया जाए? विश्लेषण के अनुसार समाधान सबकॉन्शियस रीवायरिंग और अपनी आंतरिक हीलिंग पर काम करने में है। आंतरिक हीलिंग। हाँ, उन गहरी मान्यताओं को बदलना जो हमारे अंदर बैठी हुई हैं। जब कोई व्यक्ति अपने आत्म मूल्य और आत्मसम्मान पर काम करता है तो वो अंदर से बदल जाता है। उसे आकर्षक बनने की कोशिश नहीं करनी पड़ती, वो स्वाभाविक रूप से आकर्षक हो जाता है। मतलब ये व्यवहार बदलने के बारे में नहीं है, बल्कि अपनी पहचान बदलने के बारे में है। एग्जैक्टली। जब आप अंदर से खुद को मूल्यवान समझने लगते हैं तो आप नीडी व्यवहार नहीं करते, आप स्पेस देने से डरते नहीं, आप ज्यादा स्थिर और आत्मविश्वासी बन जाते हैं। और यही वो एनर्जी है जो स्वाभाविक रूप से आकर्षक होती है। तो आज के इस विश्लेषण से ये साफ है कि आकर्षण एक बहुत गहरी और बहुस्तरीय प्रक्रिया है। ये कोई चेकलिस्ट नहीं है। असली चुनौतियां शुरुआती चिंगारी के बाद आती हैं। अनुकूलता और सबसे बढ़कर सुरक्षा के स्तर पर। और हमने ये भी देखा कि कैसे पुरुषों और महिलाओं के लिए इन चरणों का क्रम अलग-अलग होता है, जो अक्सर भ्रम की वजह बनता है। और सबसे बड़ी बात, बार बार की असफलता का कारण अक्सर हमारे गहरे अवचेतन पैटर्न में छिपा होता है, ना कि किसी सतही गलती में। बिल्कुल, ये सिर्फ क्या करना है के बारे में नहीं है, बल्कि आप अंदर से कौन है के बारे में है। और इस पूरी चर्चा से एक विचार आगे ले जाने के लिए ये है, हमने सुरक्षा के महत्व पर जोर दिया, जिसमें वित्तीय पहलू भी शामिल है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आज की बदलती दुनिया में, जहां महिलाएं आर्थिक रूप से पहले से कहीं ज्यादा स्वतंत्र हो रही हैं, क्या एक रिश्ते में सुरक्षा की इस परिभाषा का अर्थ भी बदल रहा है? दिलचस्प सवाल है। क्या ये प्रोवाइडर वाली भूमिका उतनी ही महत्वपूर्ण है, या इसके नए और गहरे अर्थ विकसित हो रहे हैं? शायद आज सुरक्षा का मतलब एक ऐसा पार्टनर है जो भावनात्मक रूप से उपलब्ध हो, जो घर की जिम्मेदारियों में बराबर का हिस्सेदार हो, जो मानसिक स्वास्थ्य को सहारा दे सके। बिल्कुल। शायद वित्तीय सुरक्षा अब वो मेरा खर्च उठाए से बदलकर हम साथ मिलकर आर्थिक रूप से स्थिर रहेंगे हो गई है। ये एक सवाल है जिस पर शायद हम सभी